प्रिय विद्यार्थियों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नोट्स B.Ed परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें CTET और सभी राज्यों की CET पर विशेष ध्यान दिया गया है। शुभकामनाएं। B.Ed 2 ND ईयर पेपर 4B अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, अध्ययन क्षेत्रों और विषयों की समझ। यूनिट 1 मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स। एकेडमिक डिसिप्लिन्स, शैक्षणिक अनुशासन, अर्थ, विशेषताएं एवं प्रकृति। एक शैक्षणिक अनुशासन का अर्थ, मीनिंग ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। शैक्षणिक अनुशासन से तात्पर्य ज्ञान के ऐसे संगठित एवं व्यवस्थित क्षेत्र से है जिसका अपना विशिष्ट विषयवस्तु, कंटेंट, सिद्धांत, थ्योरीज, अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स, शोध पद्धति, रिसर्च मेथड्स तथा अध्ययन का दायरा होता है। सरल शब्दों में, ज्ञान का वह सुव्यवस्थित क्षेत्र जिसे विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, शैक्षणिक अनुशासन कहलाता है। उदाहरण: मैथमेटिक्स गणित, हिस्ट्री इतिहास, फिजिक्स भौतिक विज्ञान। 2 शैक्षणिक अनुशासन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स। एक विशिष्ट विषय वस्तु, स्पेसिफिक कंटेंट। हर अनुशासन की अपनी अलग विषय वस्तु होती है, जैसे गणित में संख्याएं, समीकरण, इतिहास में घटनाएं और कालक्रम। 2 निश्चित उद्देश्य, डेफिनिट ऑब्जेक्टिव्स। प्रत्येक अनुशासन का अध्ययन विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसे विज्ञान का उद्देश्य सत्य की खोज करना। 3 संगठित एवं व्यवस्थित ज्ञान, सिस्टमैटिक नॉलेज। अनुशासन का ज्ञान क्रमबद्ध और तार्किक होता है। 4 विशिष्ट शोध पद्धति, स्पेसिफिक रिसर्च मेथड। हर विषय की अपनी शोध विधि होती है, जैसे विज्ञान में प्रयोगात्मक विधि, इतिहास में ऐतिहासिक विधि। 5 अवधारणाएं और सिद्धांत, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज। प्रत्येक अनुशासन की अपनी मूल अवधारणाएं और सिद्धांत होते हैं। 6 विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन। हर अनुशासन में विशेषज्ञ तैयार किए जाते हैं। 7 भाषा और शब्दावली, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। प्रत्येक अनुशासन की अपनी तकनीकी शब्दावली होती है। 3 शैक्षणिक अनुशासन की प्रकृति, नेचर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स। एक ज्ञान केंद्रित, नॉलेज ओरिएंटेड। यह ज्ञान के उत्पादन और विस्तार पर आधारित होता है। 2 गतिशील, डायनामिक नेचर। अनुशासन स्थिर नहीं होते, समय के साथ विकसित होते रहते हैं। 3 तर्कसंगत एवं विश्लेषणात्मक, लॉजिकल एनालिटिकल। हर अनुशासन तर्क और विश्लेषण पर आधारित होता है। 4 मूल्य आधारित, वैल्यू ओरिएंटेड। कुछ अनुशासन जैसे समाजशास्त्र और दर्शन मूल्य आधारित होते हैं। 5 अंतःविषयक, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। आजकल विभिन्न अनुशासन आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे गणित और भौतिकी का संबंध। 6 सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल। कुछ अनुशासन अधिक सैद्धांतिक होते हैं, जबकि कुछ व्यावहारिक। निष्कर्ष, कंक्लूजन। शैक्षणिक अनुशासन ज्ञान का संगठित, व्यवस्थित एवं शोधाधारित क्षेत्र है, जिसकी अपनी विशिष्ट पहचान, पद्धति और उद्देश्य होते हैं। यह शिक्षा व्यवस्था का मूल आधार है और समाज के बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2 टीचर्स सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज। शिक्षक का विषय वस्तु ज्ञान, टीचर्स सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। एक अर्थ, मीनिंग। शिक्षक का विषय वस्तु ज्ञान से तात्पर्य उस गहन, व्यवस्थित और सटीक ज्ञान से है जो शिक्षक को अपने पढ़ाए जाने वाले विषय के बारे में होता है। अर्थात शिक्षक को अपने विषय की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स, सिद्धांत, थ्योरीज, नियम, रूल्स, तथ्यों, फैक्ट्स, प्रक्रियाएं, प्रोसीजर्स
और उनके अनुप्रयोग एप्लीकेशंस का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण, यदि शिक्षक मैथमेटिक्स पढ़ाता है तो उसे सूत्र, प्रमेय, तर्क पद्धति और समस्याओं के समाधान का गहरा ज्ञान होना चाहिए। यदि शिक्षक हिस्ट्री पढ़ाता है तो उसे घटनाओं, तिथियों, कारण परिणाम संबंध और ऐतिहासिक स्रोतों की समझ होनी चाहिए। 2 विषय वस्तु ज्ञान की आवश्यकता, नीड ऑफ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। सही एवं स्पष्ट शिक्षण के लिए विद्यार्थियों के प्रश्नों के समाधान हेतु, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, भ्रम और गलत जानकारी से बचने के लिए, गहन एवं विश्लेषणात्मक समझ विकसित करने के लिए। 3 विषय वस्तु ज्ञान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। 1 गहनता, डेप्थ ऑफ नॉलेज, केवल सतही जानकारी नहीं बल्कि गहराई से समझ। 2 स्पष्टता, क्लैरिटी, अवधारणाएं स्पष्ट और भ्रमरहित होनी चाहिए। 3 अद्यतनता, अपडेटेड नॉलेज, समय के अनुसार नवीन जानकारी का समावेश। 4 तार्किकता, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, विषय को तर्कसंगत ढंग से समझाने की क्षमता। 5 संबंध स्थापित करने की क्षमता, एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ने की योग्यता। 4 शिक्षक के विषय ज्ञान के घटक, कंपोनेंट्स। 1 तथ्यात्मक ज्ञान, फैक्चुअल नॉलेज, तथ्य, परिभाषाएं, सूत्र आदि। 2 वैचारिक ज्ञान, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, सिद्धांतों और अवधारणाओं की समझ। 3 प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रोसीजरल नॉलेज, समस्या समाधान की विधियां। 4 मेटाकॉग्निटिव ज्ञान, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, स्वयं की समझ और सोचने की प्रक्रिया का ज्ञान। 5 विषय वस्तु ज्ञान और शिक्षण प्रभावशीलता। अमेरिकी शिक्षाविद ली शुल्मान ने बताया कि प्रभावी शिक्षक के लिए केवल विषय ज्ञान ही नहीं बल्कि उसे पढ़ाने की कला भी आवश्यक है। उन्होंने पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज (पीसीके) की अवधारणा दी, जिसमें विषय ज्ञान और शिक्षण विधि का समन्वय होता है। 6 अच्छे विषय ज्ञान वाले शिक्षक की विशेषताएं। आत्मविश्वासी, स्पष्ट व्याख्या करने वाला, उदाहरणों द्वारा समझाने वाला, छात्रों के स्तर के अनुसार विषय को सरल बनाने वाला, आलोचनात्मक एवं रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाला। 3 डिसिप्लिनैरिटी एंड ऑल्टरनेटिव्स टू डिसिप्लिनैरिटी। डिसिप्लिनैरिटी, अनुशासनात्मकता का अर्थ। डिसिप्लिनैरिटी से तात्पर्य शिक्षा में ज्ञान को अलग अलग विषयों, सब्जेक्ट्स या अनुशासनों, डिसिप्लिन्स में विभाजित करके पढ़ाने की परंपरा से है। अर्थात प्रत्येक विषय का अपना अलग क्षेत्र, सिद्धांत, पद्धति और अध्ययन विधि होती है और उसे स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जाता है। 5 विषय। 2 डिसिप्लिनैरिटी की विशेषताएं। 1 विषयों की स्पष्ट सीमाएं, हर विषय की अपनी सीमा और पहचान होती है। 2 विशिष्ट शोध पद्धति, प्रत्येक अनुशासन की अलग शोध विधि होती है। 3 विशेषज्ञता पर बल, विशेषज्ञ तैयार करने पर जोर दिया जाता है। 4 संरचित पाठ्यक्रम, ज्ञान क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 5 गहराई, डेप्थ, किसी एक विषय में गहन अध्ययन संभव होता है। 3 डिसिप्लिनैरिटी के लाभ, गहन ज्ञान प्राप्त होता है, विषय की स्पष्ट समझ विकसित होती है, शोध और विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलता है, मूल्यांकन सरल हो जाता है। 4 डिसिप्लिनैरिटी की सीमाएं, विषयों के बीच संबंध कम दिखाई देता है। वास्तविक जीवन की समस्याएं बहुविषयी होती हैं, जिन्हें एक विषय से हल करना कठिन है। विद्यार्थियों की रचनात्मकता सीमित हो सकती है। 5 डिसिप्लिनैरिटी के विकल्प, ऑल्टरनेटिव्स टू डिसिप्लिनैरिटी। आधुनिक शिक्षा में केवल विषय आधारित शिक्षा पर्याप्त नहीं मानी जाती, इसलिए इसके कुछ विकल्प विकसित हुए। 1 मल्टीडिसिप्लिनरिटी, बहुविषयक दृष्टिकोण। इसमें एक समस्या को कई विषयों के दृष्टिकोण से देखा जाता है,
लेकिन विषय अपनी पहचान बनाए रखते हैं। उदाहरण, पर्यावरण समस्या को विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखना। 2. इंटरडिसिप्लिनरिटी, अंतःविषयक दृष्टिकोण। इसमें दो या अधिक विषयों का आपसी समन्वय होता है और ज्ञान को जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण, गणित और भौतिकी का संयुक्त अध्ययन। 3. ट्रांसडिसिप्लिनरिटी, पराविषयक दृष्टिकोण। इसमें विषयों की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और वास्तविक जीवन की समस्याओं को समग्र रूप से हल किया जाता है। उदाहरण, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे विषय जिसमें सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक सभी पहलू शामिल होते हैं। 4. थेमैटिक अप्रोच, विषयवस्तु आधारित दृष्टिकोण। किसी एक थीम जैसे जल को केंद्र में रखकर विभिन्न विषयों को उससे जोड़कर पढ़ाना। 4. हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ पेडागॉजिकल सब्जेक्ट्स। शैक्षणिक, पेडागॉजिकल विषयों का इतिहास और उद्भव। हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ पेडागॉजिकल सब्जेक्ट्स। एक प्रस्तावना। पेडागॉजिकल सब्जेक्ट्स, शैक्षणिक विषय वे विषय हैं जो शिक्षण, अधिगम, टीचिंग, लर्निंग, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, बाल विकास, शिक्षण विधियों आदि का अध्ययन करते हैं। इनका उद्देश्य केवल विषय ज्ञान देना नहीं, बल्कि कैसे पढ़ाया जाए और कैसे सीखा जाए इसका वैज्ञानिक अध्ययन करना है। 2. पेडागोजी शब्द की उत्पत्ति। पेडागोजी शब्द यूनानी, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पेडोस बालक, एगोगोस मार्गदर्शन करना, अर्थात बालक का मार्गदर्शन करने की कला एवं विज्ञान। 3. प्राचीन काल में शैक्षणिक विषयों का उद्भव। प्राचीन यूनान, ग्रीस। सोक्रेट्स, प्रश्नोत्तर विधि, सोक्रेटिक मेथड। प्लेटो, आदर्श शिक्षा प्रणाली। एरिस्टोटल, तर्क और अनुभव पर आधारित शिक्षा। इन दार्शनिकों ने शिक्षण की विधियों पर विचार किया, जिससे शैक्षणिक अध्ययन की नींव पड़ी। प्राचीन भारत, गुरुकुल प्रणाली। चाणक्य, कौटिल्य, व्यावहारिक शिक्षा पर बल। स्वामी विवेकानंद, शिक्षा को चरित्र निर्माण से जोड़ा। भारत में शिक्षा का उद्देश्य नैतिक, आध्यात्मिक एवं बौद्धिक विकास था। 4. मध्यकालीन काल, मेडिवल पीरियड। इस काल में शिक्षा मुख्यतः धार्मिक संस्थाओं के अधीन थी। शिक्षण अधिकतर धर्म ग्रंथों पर आधारित था। शैक्षणिक विषयों का स्वतंत्र विकास सीमित रहा। 5. आधुनिक काल में शैक्षणिक विषयों का विकास। 17वीं-18वीं शताब्दी। जॉन एमोस कमीनियस, आधुनिक शिक्षा शास्त्र के जनक। शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने पर बल। जॉन लॉक, अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म। जीन जैकीस राउस्यू, प्राकृतिक शिक्षा का सिद्धांत। 19वीं शताब्दी। जोहन हेनरिक पेस्टलोजी, बालक केंद्रित शिक्षा। फ्रेडरिक फ्रोबेल, किंडरगार्टन पद्धति। हर्बार्ट, औपचारिक शिक्षण चरण, हर्बार्शन स्टेप्स। इस काल में शिक्षण को व्यवस्थित विज्ञान के रूप में देखा जाने लगा। 7. पेडागॉजिकल सब्जेक्ट्स की प्रकृति। यह एक अंतःविषयक क्षेत्र, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। 2. यह शिक्षा, मनोविज्ञान, दर्शन और समाजशास्त्र से जुड़ा है। 3. यह सिद्धांत और व्यवहार दोनों पर आधारित है। 4. यह समय के साथ विकसित होने वाला क्षेत्र है। 5. फिलॉसॉफिकल बेस ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम का दार्शनिक आधार। फिलॉसॉफिकल बेस ऑफ करिकुलम। एक प्रस्तावना। पाठ्यक्रम, करिकुलम केवल विषय सामग्री की सूची नहीं है, बल्कि यह उन उद्देश्यों, मूल्यों और अनुभवों का समुच्चय है जो विद्यालय विद्यार्थियों को प्रदान करता है। पाठ्यक्रम का निर्माण किसी न किसी दर्शन, फिलॉसफी पर आधारित होता है। इसलिए कहा जाता है, दर्शन शिक्षा का आधार है और पाठ्यक्रम उसका प्रत्यक्ष रूप। 2. पाठ्यक्रम का दार्शनिक आधार, अर्थ। दार्शनिक आधार से तात्पर्य उन विचारधाराओं से है जो यह तय करती हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या हो,
क्या पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए, किस प्रकार पढ़ाया जाए। अर्थात दर्शन यह निर्धारित करता है कि पाठ्यक्रम की दिशा और स्वरूप कैसा होगा। 3 प्रमुख दार्शनिक आधार। 1 आदर्शवाद आइडियलिज्म। मुख्य विचार सत्य, शिव और सुंदर की प्राप्ति। प्रमुख दार्शनिक प्लेटो, स्वामी विवेकानंद। पाठ्यक्रम पर प्रभाव। नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर जोर। साहित्य, दर्शन, धर्म और नैतिक शिक्षा का समावेश। चरित्र निर्माण को प्राथमिकता। 2 यथार्थवाद रियलिज्म। मुख्य विचार वस्तुगत सत्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्रमुख दार्शनिक एरिस्टोटल। पाठ्यक्रम पर प्रभाव। विज्ञान और गणित पर बल। प्रयोग और अनुभव आधारित अध्ययन। वस्तुनिष्ठ ज्ञान को महत्व। 3 प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म। मुख्य विचार प्रकृति के अनुसार शिक्षा। प्रमुख दार्शनिक जीन जैकीस राउस्यू। पाठ्यक्रम पर प्रभाव। बालक केंद्रित शिक्षा। खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षण। प्राकृतिक वातावरण में सीखना। 4 प्रयोगवाद बटा प्रगतिवाद प्रैग्मेटिज्म। मुख्य विचार अनुभव से सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। प्रमुख दार्शनिक जॉन डूई। पाठ्यक्रम पर प्रभाव। क्रियात्मक और अनुभवात्मक पाठ्यक्रम। समस्या समाधान पद्धति। सामाजिक जीवन से संबंधित विषय। 5 अस्तित्ववाद एग्जिस्टेंशियलिज्म। मुख्य विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन। प्रमुख दार्शनिक जीन पॉल सरतरे। पाठ्यक्रम पर प्रभाव। वैकल्पिक विषयों की व्यवस्था। व्यक्तिगत रुचि और क्षमता का विकास। आत्माभिव्यक्ति पर बल। 4 दार्शनिक आधार का महत्व। 1 शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। 2 पाठ्यक्रम की दिशा निर्धारित करता है। 3 मूल्य आधारित शिक्षा सुनिश्चित करता है। 4 समाज और संस्कृति के अनुरूप पाठ्यक्रम बनाता है। 5 शिक्षण विधियों को प्रभावित करता है। 5 भारतीय परिप्रेक्ष्य में दार्शनिक आधार। भारत में पाठ्यक्रम निर्माण पर निम्न विचारों का प्रभाव रहा है। आध्यात्मिकता एवं नैतिकता। लोकतांत्रिक मूल्य। सामाजिक न्याय और समानता। राष्ट्रीय एकता। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न शैक्षिक नीतियों और संस्थाओं ने इन दार्शनिक आधारों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम विकसित किया। निष्कर्ष पाठ्यक्रम का स्वरूप उस समाज के दर्शन पर निर्भर करता है। यदि दर्शन आदर्शवादी होगा तो पाठ्यक्रम मूल्य प्रधान होगा। यदि प्रयोगवादी होगा तो पाठ्यक्रम क्रियात्मक और अनुभव आधारित होगा। 6 स्कूल सब्जेक्ट्स एंड इंडियन सोसाइटी। विद्यालयी विषय एवं भारतीय समाज। स्कूल सब्जेक्ट्स एंड इंडियन सोसाइटी विस्तार से। 1 प्रस्तावना। विद्यालयी विषय स्कूल सब्जेक्ट्स केवल ज्ञान देने का माध्यम नहीं है, बल्कि वे समाज के मूल्यों, संस्कृति, परंपराओं और आवश्यकताओं को भी प्रतिबिंबित करते हैं। भारतीय समाज विविधताओं से भरा हुआ है। भाषा, धर्म, संस्कृति, जाति, परंपरा, भौगोलिक परिस्थितियां आदि। इसलिए विद्यालयी विषयों का स्वरूप भी भारतीय समाज की आवश्यकताओं और मूल्यों के अनुसार निर्मित किया जाता है। 2 विद्यालयी विषय का अर्थ। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषय जैसे मैथमेटिक्स गणित, साइंस विज्ञान, सोशल स्टडीज सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश अंग्रेजी, इन विषयों को ही विद्यालयी विषय कहा जाता है। 3 भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं। 1 विविधता में एकता, 2 लोकतांत्रिक व्यवस्था, 3 धर्मनिरपेक्षता, 4 सामाजिक समानता और न्याय, 5 सांस्कृतिक समृद्धि, 6 ग्रामीण एवं शहरी मिश्रित संरचना। इन विशेषताओं का प्रभाव विद्यालयी विषयों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
4 विद्यालयी विषयों और भारतीय समाज का संबंध। 1 सांस्कृतिक संरक्षण। भाषा, साहित्य, इतिहास जैसे विषय भारतीय संस्कृति, परंपरा और विरासत को संरक्षित करते हैं। सामाजिक विज्ञान में स्वतंत्रता संग्राम, संविधान, राष्ट्रीय आंदोलन आदि का अध्ययन कराया जाता है। 2 लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। विद्यालयी विषय विद्यार्थियों में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय जैसे मूल्यों का विकास करते हैं। भारतीय संविधान की जानकारी सामाजिक विज्ञान के माध्यम से दी जाती है। 3 राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक एकीकरण। इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित की जाती है। 4 वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। विज्ञान और गणित के माध्यम से तार्किक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है, जो आधुनिक भारतीय समाज की आवश्यकता है। 5 सामाजिक परिवर्तन का साधन। विद्यालयी विषय समाज में परिवर्तन लाने का माध्यम है, जैसे लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार आदि विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। 5 भारतीय शिक्षा नीतियों का प्रभाव। भारत में विभिन्न शिक्षा आयोगों और संस्थाओं ने विद्यालयी विषयों को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का प्रयास किया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसर्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020। एनईपी 2020 में बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षा, कौशल विकास और भारतीय ज्ञान परंपरा पर बल दिया गया है। 6 वर्तमान चुनौतियां। 1 विषयों में संतुलन बनाए रखना, 2 स्थानीय और वैश्विक आवश्यकताओं का समन्वय, 3 मूल्य आधारित शिक्षा को प्रभावी बनाना, 4 तकनीकी शिक्षा का समावेश। निष्कर्ष। विद्यालयी विषय भारतीय समाज का दर्पण हैं। वे समाज के मूल्यों, संस्कृति और आवश्यकताओं को दर्शाते हैं तथा समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम भी बनते हैं। 7 फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट। 1 प्रस्तावना। पाठ्यक्रम विकास, करिकुलम डेवलपमेंट एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। यह केवल विषय वस्तु चुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उद्देश्यों, शिक्षण विधियों, मूल्यांकन तथा शैक्षिक अनुभवों का समावेश होता है। पाठ्यक्रम निर्माण अनेक सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं राजनीतिक कारकों से प्रभावित होता है। 2 पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। 1 दार्शनिक कारक, फिलोसॉफिकल फैक्टर्स। किसी भी समाज का दर्शन यह निर्धारित करता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा। यदि दर्शन आदर्शवादी है तो पाठ्यक्रम मूल्य आधारित होगा। यदि प्रयोगवादी है तो पाठ्यक्रम अनुभव आधारित होगा। प्रमुख दार्शनिक जैसे प्लेटो, जॉन डूई, इनके विचारों का पाठ्यक्रम निर्माण पर गहरा प्रभाव पड़ा। 2 सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर्स। समाज की आवश्यकताएं, संस्कृति, परंपराएं, मूल्य और समस्याएं पाठ्यक्रम को प्रभावित करती हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सामाजिक समानता, राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। 3 मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। बालक की आयु, रुचि, क्षमता, बुद्धिस्तर और विकासात्मक अवस्था के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। बाल विकास के सिद्धांत, जीन पियागेट, संज्ञानात्मक विकास, ल्योव वाइगट्स्की, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इनका पाठ्यक्रम पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। 5 आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। देश की आर्थिक स्थिति, रोजगार के अवसर और औद्योगिक विकास पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। आज के समय में कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। 6 वैज्ञानिक एवं तकनीकी कारक,
साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। नई तकनीकों और वैज्ञानिक खोजों के अनुसार पाठ्यक्रम को अद्यतन किया जाता है। डिजिटल शिक्षा, आईसीटी, कंप्यूटर शिक्षा आदि का समावेश इसी कारण हुआ है। 7. सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स। समाज की संस्कृति, भाषा और परंपराएं पाठ्यक्रम का आधार होती हैं। भारतीय संस्कृति और विरासत को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया जाता है। 8. वैश्विक प्रभाव, ग्लोबल इन्फ्लुएंस। वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का भी प्रभाव पड़ता है। 21वीं सदी के कौशल, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलाबोरेशन को शामिल किया जा रहा है। 3. पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति। यह एक गतिशील प्रक्रिया है, समय के साथ परिवर्तनशील है, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होता है, बहुआयामी कारकों से प्रभावित होता है। 8. पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इन स्कूल सब्जेक्ट्स। विद्यालयी विषयों का राजनीतिक संदर्भ। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इन स्कूल सब्जेक्ट्स। एक प्रस्तावना। विद्यालयी विषय, स्कूल सब्जेक्ट्स केवल ज्ञान प्रदान करने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे किसी देश की राजनीतिक विचारधारा, शासन व्यवस्था, नीतियों और राष्ट्रीय उद्देश्यों को भी प्रतिबिंबित करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था यह तय करती है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे, किस प्रकार के नागरिक तैयार किए जाएंगे। विद्यालयी विषयों का निर्माण और स्वरूप राजनीतिक संदर्भ से गहराई से जुड़ा होता है। 2. राजनीतिक संदर्भ का अर्थ। राजनीतिक संदर्भ से तात्पर्य उस राजनीतिक वातावरण, शासन प्रणाली, संविधान, नीतियों और विचारधाराओं से है जो शिक्षा और पाठ्यक्रम को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के रूप में भारत एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य है। इसलिए विद्यालयी विषयों में लोकतांत्रिक मूल्यों, समानता और न्याय को महत्व दिया जाता है। 3. विद्यालयी विषयों पर राजनीतिक प्रभाव। 1. शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में भूमिका। राजनीतिक व्यवस्था तय करती है कि शिक्षा का लक्ष्य कैसा नागरिक बनाना है। लोकतांत्रिक देश में शिक्षा का उद्देश्य जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाना है। 2. पाठ्यक्रम निर्माण में प्रभाव। भारत में पाठ्यक्रम निर्माण सरकारी संस्थाओं के माध्यम से होता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसर्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020। इनके माध्यम से यह तय किया जाता है कि कौन से विषय, अध्याय और मूल्य शामिल होंगे। 3. लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश। सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में संविधान, मौलिक अधिकार, कर्तव्य और लोकतंत्र की जानकारी दी जाती है। इससे विद्यार्थियों में नागरिकता की भावना विकसित होती है। 4. राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद। इतिहास और नागरिक शास्त्र के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम और संविधान का अध्ययन कराया जाता है, जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। 5. सामाजिक न्याय और समानता। राजनीतिक संदर्भ के कारण विद्यालयी विषयों में लैंगिक समानता, अनुसूचित जाति जनजाति अधिकार, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों को शामिल किया गया है। 6. भाषा नीति का प्रभाव। भारत में 3 भाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला राजनीतिक निर्णय का परिणाम है, जिसका सीधा प्रभाव विद्यालयी विषयों पर पड़ता है। 7. वैचारिक प्रभाव, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। कभी कभी सरकार की विचारधारा के अनुसार इतिहास, संस्कृति और सामाजिक विषयों की व्याख्या में परिवर्तन किया जाता है। 4. राजनीतिक संदर्भ के सकारात्मक प्रभाव। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, सामाजिक न्याय की स्थापना, नागरिक जिम्मेदारी का विकास।
5 राजनीतिक संदर्भ की चुनौतियां। पाठ्यक्रम का राजनीतिकरण, विचारधारा आधारित परिवर्तन, निष्पक्षता में कमी, इतिहास की व्याख्या में मतभेद। 9 अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच। विषयों की समझ, अंतःविषयक, बहुविषयक एवं पराविषयक दृष्टिकोण। अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच। एक विषयों की समझ, अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स। विषय, सब्जेक्ट का अर्थ। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले संगठित ज्ञान क्षेत्र को विषय कहा जाता है। प्रत्येक विषय की अपनी विषय वस्तु, सिद्धांत, अवधारणाएं और अध्ययन पद्धति होती है। उदाहरण: मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी। विषयों की आवश्यकता: ज्ञान को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, विशेषज्ञता विकसित करना, गहराई से अध्ययन करना, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच विकसित करना। विषयों की सीमाएं: विषयों के बीच संबंध कम दिखता है। वास्तविक जीवन की समस्याएं बहुआयामी होती हैं। रचनात्मकता सीमित हो सकती है। इसी कारण आधुनिक शिक्षा में विभिन्न वैकल्पिक दृष्टिकोण विकसित हुए। 2 बहुविषयक दृष्टिकोण, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। अर्थ: जब किसी समस्या या विषय को अलग अलग विषयों के दृष्टिकोण से समझा जाता है, लेकिन प्रत्येक विषय अपनी अलग पहचान बनाए रखता है, तो उसे बहुविषयक दृष्टिकोण कहते हैं। विशेषताएं: कई विषय शामिल होते हैं, विषयों का समन्वय सीमित होता है, प्रत्येक विषय स्वतंत्र रहता है। उदाहरण: पर्यावरण प्रदूषण को विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से अलग अलग पढ़ाना। लाभ: व्यापक समझ, विभिन्न दृष्टिकोणों का ज्ञान। 3 अंतःविषयक दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अर्थ: जब 2 या 2 से अधिक विषयों को आपस में जोड़कर समन्वित रूप से पढ़ाया जाता है, तो उसे अंतःविषयक दृष्टिकोण कहते हैं। विशेषताएं: विषयों के बीच गहरा संबंध, ज्ञान का एकीकरण, समग्र समझ का विकास। उदाहरण: गणित और भौतिकी का संयुक्त अध्ययन, इतिहास और साहित्य का संबंध। लाभ: समस्या समाधान क्षमता विकसित, रचनात्मक सोच को बढ़ावा। 4 पराविषयक दृष्टिकोण, ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच। अर्थ: जब विषयों की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और वास्तविक जीवन की समस्या को समग्र रूप से हल किया जाता है, तो उसे पराविषयक दृष्टिकोण कहते हैं। विशेषताएं: विषयों की सीमाएं धुंधली, वास्तविक जीवन आधारित अध्ययन, अनुभवात्मक एवं परियोजना आधारित शिक्षण। उदाहरण: सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और पर्यावरणीय सभी पहलुओं का समावेश होता है। लाभ: जीवनोपयोगी ज्ञान, समग्र एवं व्यावहारिक समझ। 10 पैराडाइम शिफ्ट इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रतिमान परिवर्तन। पैराडाइम शिफ्ट इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। एक प्रस्तावना: सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषय शामिल होते हैं। परंपरागत रूप से इसका शिक्षण रटने, रोट लर्निंग, तथ्यों और तिथियों को याद करने पर आधारित था। समय के साथ समाज, राजनीति, तकनीक और शिक्षा दर्शन में परिवर्तन आया, जिसके कारण सामाजिक विज्ञान शिक्षण में भी प्रतिमान परिवर्तन, पैराडाइम शिफ्ट हुआ। 2 प्रतिमान परिवर्तन का अर्थ: 2 रटने पर आधारित, 3 तिथियों और तथ्यों पर अधिक जोर, 4 पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण, 5 परीक्षा उन्मुख दृष्टिकोण। इसमें विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सीमित थी। 4 आधुनिक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रतिमान परिवर्तन। 1 शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित। अब शिक्षण में विद्यार्थी सक्रिय भागीदार हैं।
चर्चा, समूह कार्य, परियोजना कार्य को महत्व दिया जाता है। 2. रटने से समझ एवं विश्लेषण की ओर। अब केवल तथ्यों को याद करने के बजाय उनके कारण परिणाम, आलोचनात्मक सोच और विश्लेषण पर बल दिया जाता है। 3. विषय आधारित से समस्या आधारित दृष्टिकोण। वास्तविक जीवन की समस्याओं जैसे गरीबी, पर्यावरण, लोकतंत्र आदि पर चर्चा कराई जाती है। 4. एक पक्षीय इतिहास से बहुदृष्टिकोण। इतिहास को केवल शासकों के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आम जनता, महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के दृष्टिकोण से भी पढ़ाया जाता है। 5. पाठ्य पुस्तक से परे संसाधनों का उपयोग। समाचार पत्र, मानचित्र, परियोजना कार्य, डिजिटल माध्यम, इनका प्रयोग बढ़ा है। 6. मूल्य आधारित एवं लोकतांत्रिक शिक्षा। संविधान, मौलिक अधिकार और कर्तव्यों पर बल दिया जाता है। भारतीय शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संस्थाएं कार्य कर रही हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसर्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020। 5. सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आधुनिक प्रवृत्तियां। परियोजना पद्धति, सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षण, ICT का उपयोग, आलोचनात्मक चिंतन का विकास। 11. पैराडाइम शिफ्ट इन टीचिंग ऑफ मैथ्स एंड साइंस। गणित एवं विज्ञान शिक्षण में प्रतिमान परिवर्तन। पैराडाइम शिफ्ट इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। एक प्रस्तावना। गणित और विज्ञान शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य तार्किक सोच, समस्या समाधान क्षमता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। परंपरागत रूप से इन विषयों का शिक्षण सूत्रों, नियमों और सिद्धांतों को रटने पर आधारित था। समय के साथ शिक्षा दर्शन, मनोविज्ञान और तकनीकी विकास के कारण गणित एवं विज्ञान शिक्षण में प्रतिमान परिवर्तन, पैराडाइम शिफ्ट आया। 2. प्रतिमान परिवर्तन का अर्थ। जब शिक्षण की पद्धति, उद्देश्य, सामग्री और मूल्यांकन में मूलभूत परिवर्तन होता है तो उसे प्रतिमान परिवर्तन कहते हैं। अर्थात रटने से समझ की ओर, शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित, सिद्धांत से अनुभव की ओर। 3. परंपरागत गणित एवं विज्ञान शिक्षण। प्रमुख विशेषताएं। 1. शिक्षक केंद्रित, 2. व्याख्यान पद्धति, 3. सूत्रों और परिभाषाओं को याद करना, 4. प्रयोगों का सीमित उपयोग, 5. परीक्षा उन्मुख दृष्टिकोण। इस पद्धति में विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता की भूमिका निभाते थे। 4. आधुनिक गणित एवं विज्ञान शिक्षण में प्रतिमान परिवर्तन। 1. शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित। अब विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। समूह कार्य, चर्चा और परियोजना कार्य को महत्व दिया जाता है। 2. रटने से अवधारणात्मक समझ की ओर। गणित में केवल सूत्र याद करने के बजाय उनके पीछे के तर्क को समझने पर बल दिया जाता है। विज्ञान में सिद्धांतों के कारण परिणाम संबंध को स्पष्ट किया जाता है। उदाहरण, मैथमेटिक्स में प्रमेय को सिद्ध करके समझाया जाता है। फिजिक्स या केमिस्ट्री में प्रयोगों के माध्यम से अवधारणाएं स्पष्ट की जाती हैं। 3. गतिविधि एवं प्रयोग आधारित शिक्षण। विज्ञान प्रयोगशाला, गणित प्रयोगशाला और मॉडल के उपयोग पर जोर दिया जाता है। 4. समस्या समाधान दृष्टिकोण। वास्तविक जीवन की समस्याओं को गणित और विज्ञान से जोड़कर हल करने पर बल दिया जाता है। 5. ICT और डिजिटल संसाधनों का उपयोग। स्मार्ट बोर्ड, सिमुलेशन, वर्चुअल लैब आदि का प्रयोग बढ़ा है। 6. मूल्यांकन में परिवर्तन। केवल लिखित परीक्षा के स्थान पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, प्रायोगिक परीक्षा, परियोजना आधारित मूल्यांकन। 5. आधुनिक प्रवृत्तियां। खोज आधारित अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग, अन्वेषण विधि, इंक्वायरी मेथड, सहकारी अधिगम, गणितीय मॉडलिंग, स्टेम शिक्षा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स।
12 पैराडाइम शिफ्ट इन टीचिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेज। प्रस्तावना। भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, संस्कृत, तमिल, बंगाली भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जीवन का आधार हैं। परंपरागत रूप से भाषा शिक्षण व्याकरण और रटने पर आधारित था, लेकिन आधुनिक शिक्षा में भाषा शिक्षण में महत्वपूर्ण प्रतिमान परिवर्तन पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। दो प्रतिमान परिवर्तन का अर्थ। प्रतिमान परिवर्तन का अर्थ है शिक्षण की पद्धति, उद्देश्य और दृष्टिकोण में मूलभूत बदलाव। भाषा शिक्षण में यह परिवर्तन व्याकरण केंद्रित दृष्टिकोण से संप्रेषण केंद्रित कम्युनिकेटिव दृष्टिकोण की ओर हुआ है। 3 परंपरागत भाषा शिक्षण की विशेषताएं। 1 शिक्षक केंद्रित, 2 व्याकरण और नियमों पर अत्यधिक जोर, 3 पाठ याद करवाना, 4 अनुवाद पद्धति का प्रयोग, 5 परीक्षा उन्मुख दृष्टिकोण। इसमें विद्यार्थियों की बोलने और अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास सीमित था। 4 आधुनिक भाषा शिक्षण में प्रतिमान परिवर्तन। 1 व्याकरण से संप्रेषण की ओर। अब भाषा का उद्देश्य केवल नियम जानना नहीं, बल्कि प्रभावी संवाद करना है। सुनना, लिसनिंग, बोलना, स्पीकिंग, पढ़ना, रीडिंग और लिखना, राइटिंग, चारों कौशलों पर समान बल दिया जाता है। 2 शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित। विद्यार्थी भाषा गतिविधियों, संवाद, नाटक, वाद विवाद आदि में सक्रिय भाग लेते हैं। 3 पाठ्य पुस्तक से परे संसाधनों का उपयोग। कहानी, कविता, नाटक, समाचार पत्र, डिजिटल सामग्री, ऑडियो वीडियो संसाधन। 4 रचनात्मकता पर बल। निबंध, कहानी लेखन, कविता लेखन, भाषण आदि के माध्यम से अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन दिया जाता है। 5 बहुभाषिकता मल्टीलिंग्वलिज्म का महत्व। भारत में 3 भाषा सूत्र लागू है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 (NEP 2020) ने मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष बल दिया है। 6 मूल्यांकन में परिवर्तन। केवल लिखित परीक्षा नहीं, मौखिक प्रस्तुति, परियोजना कार्य, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। 5 आधुनिक प्रवृत्तियां। संप्रेषणात्मक पद्धति कम्युनिकेटिव अप्रोच। गतिविधि आधारित शिक्षण, भाषा प्रयोगशाला का उपयोग, ICT आधारित शिक्षण, जीवन से जुड़ी भाषा शिक्षा। 13 मल्टीलिंग्वलिज्म एंड इट्स टाइप्स। बहुभाषिकता, मल्टीलिंग्वलिज्म एवं उसके प्रकार। मल्टीलिंग्वलिज्म एंड इट्स टाइप्स विस्तार से। एक प्रस्तावना। भारत एक बहुभाषी देश है जहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। विद्यालयी शिक्षा में भी 1 से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है। बहुभाषिकता मल्टीलिंग्वलिज्म केवल कई भाषाएं जानने की क्षमता नहीं, बल्कि विभिन्न भाषाओं के माध्यम से विचार, संस्कृति और ज्ञान का आदान प्रदान करने की योग्यता है। 2 बहुभाषिकता का अर्थ। जब कोई व्यक्ति या समाज 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है तो उसे बहुभाषिकता कहते हैं। उदाहरण, यदि कोई विद्यार्थी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का ज्ञान रखता है तो वह बहुभाषी कहलाएगा। 3 भारतीय संदर्भ में बहुभाषिकता। भारत में बहुभाषिकता को शिक्षा नीति में विशेष महत्व दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 (NEP 2020) के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा स्थानीय भाषा में देने पर बल दिया गया है। 3 भाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बहुभाषिकता को बढ़ावा देता है। 4 बहुभाषिकता के प्रकार टाइप्स ऑफ मल्टीलिंग्वलिज्म। 1 व्यक्तिगत बहुभाषिकता इंडिविजुअल मल्टीलिंग्वलिज्म। जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से 2 या अधिक भाषाएं जानता है। उदाहरण, एक विद्यार्थी घर में हिंदी, स्कूल में अंग्रेजी और समुदाय में क्षेत्रीय भाषा बोलता है। 2 सामाजिक बहुभाषिकता सोसाइटल मल्टीलिंग्वलिज्म। जब किसी समाज में अनेक भाषाएं प्रचलित हों। भारत इसका प्रमुख उदाहरण है।
3. संतुलित बहुभाषिकता, बैलेंस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, जब व्यक्ति सभी भाषाओं में समान दक्षता रखता हो। 4. असंतुलित बहुभाषिकता, अनबैलेंस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, जब व्यक्ति एक भाषा में अधिक और दूसरी में कम दक्ष हो। 5. एडिटिव बहुभाषिकता, एडिटिव मल्टीलिंगुअलिज्म, जब नई भाषा सीखने से मातृभाषा पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। 5. बहुभाषिकता के लाभ, संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि, रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता में सुधार, सांस्कृतिक समझ और सहिष्णुता का विकास, बेहतर संप्रेषण कौशल, वैश्विक अवसरों में वृद्धि। 6. बहुभाषिकता की चुनौतियां, भाषा असमानता, संसाधनों की कमी, शिक्षकों का प्रशिक्षण, भाषा आधारित भेदभाव। 7. शिक्षा में बहुभाषिकता का महत्व, एक मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा से बेहतर समझ, 2. बहुसांस्कृतिक समाज में सामंजस्य। 14. 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। एक प्रस्तावना, भारत एक बहुभाषी देश है जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। राष्ट्रीय एकता, भाषाई संतुलन और बहुभाषिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को शिक्षा व्यवस्था में लागू किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में मातृभाषा, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण तीनों का संतुलन स्थापित करना है। 2. त्रिभाषा सूत्र का अर्थ, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। 1 मातृभाषा बटा क्षेत्रीय भाषा, 2 हिंदी या अन्य भारतीय भाषा, 3 अंग्रेजी या अन्य आधुनिक भाषा। 3 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, 1950 के बाद भाषा के प्रश्न पर राष्ट्रीय बहस हुई। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। बाद में 1986 और 1992 की शिक्षा नीतियों में भी इसे दोहराया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 (NEP 2020) ने भी बहुभाषिकता और मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया। 4. त्रिभाषा सूत्र की संरचना, हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी एक आधुनिक भारतीय भाषा, अधिकतर दक्षिण भारतीय भाषा, अहिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी। 5. त्रिभाषा सूत्र के उद्देश्य, 1. राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, 2. भाषाई संतुलन बनाए रखना, 3. बहुभाषिक दक्षता विकसित करना, 4. सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, 5. वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। 6. शिक्षा में भूमिका, विद्यालयों में भाषाएं जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT), विभिन्न राज्य शिक्षा बोर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 7. त्रिभाषा सूत्र के लाभ, बहुभाषिक क्षमता का विकास, राष्ट्रीय एकता और भावनात्मक एकीकरण, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि। 8. त्रिभाषा सूत्र की चुनौतियां, राज्यों में असमान क्रियान्वयन, भाषा राजनीति का प्रभाव, संसाधनों और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, कुछ क्षेत्रों में विरोध। 9. वर्तमान परिप्रेक्ष्य, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 (NEP 2020) के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए। किसी भी भाषा को थोपने की नीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दिया गया है। पाठ्यक्रम निर्माण में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT), विभिन्न राज्य शिक्षा बोर्ड। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।